अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मल्टी माइंड एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मशहूर मारूफ शायर जनाब पंडित बर्ज नारायण यानी चकबस्त के हयात व खिदमात और उनकी तसनीफ़ात वगैरह के बारे में आज हम सब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप BPSC TRE4 CTET DLED इसी तरीके से स्टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही उम्दा साबित होने वाला है, क्योंकि आज चकबस्त के बारे में तफसीलात के साथ उनकी हयात व खिदमात पर रोशनी डाली जाएगी। आइए शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। हाज़रीन और नाज़रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चकबस्त का पूरा नाम क्या है। चकबस्त जो है ये तखल्लुस है। चकबस्त का पूरा नाम है पंडित बर्ज नारायण। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। तखल्लुस शायर अपने असल नाम के अलावा शेर व शायरी में जो नाम इस्तेमाल करता है वह तखल्लुस कहलाता है। फिर से देखें, चकबस्त का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है। पंडित बर्ज नारायण ये याद रखना है। और चकबस्त जो है उनका तखल्लुस है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है कि चकबस्त क्या है, तो चकबस्त तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई। आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फैज़ाबाद ज़िला जो है ये कहाँ पर है, तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। चकबस्त की पैदाइश कब हुई है? 1882 ईस्वी। ये याद रखना है कि चकबस्त की पैदाइश कब हुई? 1882 ईस्वी में। कहाँ पर? तो यूपी में। यूपी के किस ज़िला में? तो फैज़ाबाद में। लेकिन चकबस्त के आबा व अजदाद यानी चकबस्त के ख़ानदान चूँकि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? लखनऊ से। इसलिए चकबस्त भी बचपन ही में लखनऊ चले आए। फिर आपसे एक सवाल हो सकता है कि बताइए लखनऊ भी कहाँ है, तो आप कहेंगे वही उत्तर प्रदेश में है। पैदाइश तो अगरचे फैज़ाबाद में हुई लेकिन उनके ख़ानदान के लोग कहाँ रहते थे? लखनऊ। तो इसलिए चकबस्त भी लखनऊ ही चले आए और वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की। यानी चकबस्त की शुरुआती तालीम कहाँ पर हासिल हुई है? आपसे एक सवाल हो सकता है कि चकबस्त की शुरुआती तालीम, इब्तिदाई तालीम, प्रारंभिक शिक्षा चकबस्त ने कहाँ हासिल की? तो आप कहेंगे कि लखनऊ में हासिल की। ठीक है। अवेकिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया। 1905 ईस्वी में BA पास। सन 1905 ईस्वी में BA पास किया और 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। वकालत का इम्तिहान कब पास किया? 1908 ईस्वी में। और BA का इम्तिहान जो पास किया उन्होंने 1905 ईस्वी में, ये याद रखना है। और अमलन वकालत भी शुरू कर दी। और अमलन यानी प्रैक्टिस किस चीज़ की शुरू कर दी उन्होंने? वकालत यानी वकील का पेशा, वकालत का पेशा उन्होंने इख्तियार किया। और 1908 यानी वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद फिर जो है वह अमलन वकालत भी प्रैक्टिकली शुरू कर दी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। रफ्ता रफ्ता चकबस्त लखनऊ के मशहूर वकीलों में शुमार होने लगे। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे चकबस्त जो है किसके? लखनऊ के मशहूर वकीलों में शामिल होने लगे। फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ इत्मीनान से, आप देखिए। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बर्ज नारायण है और चकबस्त तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद यूपी में हुई। लेकिन चकबस्त के आबा व अजदाद चूँकि लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे इसलिए चकबस्त भी बचपन ही में लखनऊ चले आए और वहीं इब्तिदाई तालीम हासिल की। अवेकिंग कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया। सन 1905 में BA पास और सन 1908 ईस्वी में वकालत का इम्तिहान पास किया। और अमलन यानी प्रैक्टिकल अमलन जो है वकालत भी शुरू कर दी। रफ्ता रफ्ता चकबस्त लखनऊ के मशहूर वकीलों में शुमार होने लगे। ठीक है। अब 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में, फिर होता क्या है, वकील बनने के बाद सन 1926 ईस्वी में एक मुकदमा के सिलसिले में, एक केस के सिलसिले में चकबस्त रायबरेली तशरीफ़ ले गए। कहाँ? रायबरेली। ये याद रखना है। 1926 ईस्वी में मुकदमा के सिलसिले में रायबरेली तशरीफ़ ले गए और वहाँ की अदालत में कामयाबी के साथ बहस की। वहाँ अदालत में जो है ज़बरदस्त तरीक़े से धुआंधार बहस की। और उसी दिन सह पहर को यानी दोपहर के बाद सह पहर को लखनऊ जाने के लिए स्टेशन आए। ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर फालिज का हमला हुआ। किसका हुआ? फालिज का मानी होता लकवा यानी ब्रेन हेमरेज। और ज़बान क्या हो गई? बंद हो गई।
इलाज व मुआलजा किया गया, यानी इलाज वगैरह किया गया, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ। बेसूद का मानी होता है जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हो। सूद का मानी फ़ायदा, बे का मानी नहीं, बेसूद जिसमें फ़ायदा नहीं, यानी इलाज वगैरह तो किया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्त मऊद आ चुका था, यानी लौटने का वक्त, मतलब मौत का वक्त आ चुका था। 17 बजे, 7 बजे शाम को, 17 बजे नहीं या 7 बजे होगा, 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबस्त का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। 7 बजे शाम ही स्टेशन पर ही चकबस्त का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रसूम अदा कर दी गई। यानी हुआ ये, सन 1926 ईस्वी में एक मुकदमा यानी केस के सिलसिले में उन्होंने कहा गया रायबरेली, वो रायबरेली तशरीफ़ ले गए और वहाँ की अदालत में पुरज़ोर अंदाज में उन्होंने कामयाबी के साथ बहस किया। और उसी दिन सेपर को, यानी दोपहर के बाद जो है, जब बहस से फारिग हो गए तो लखनऊ जाने के लिए वो स्टेशन आए, रायबरेली स्टेशन। याद रखिएगा कौन सा स्टेशन है ये, रायबरेली स्टेशन आए। बैठे ही थे, यानी स्टेशन ट्रेन में बैठे ही थे कि दिमाग पर अचानक फालिज का हमला हो गया, मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया और ज़बान बंद हो गई, मतलब गूंगा हो गया। इलाज व मुआलजा किया गया, बहुत ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, लेकिन सब बेसुध साबित हुआ, मतलब कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि क्या आ चुका था, वक्त मऊद। मऊद का मानी लौटना, तो ये वक्त मऊद यानी लौटने का वक्त आ चुका था। इसलिए 7 बजे शाम को स्टेशन पर ही चकबस्त का इंतकाल हो गया। लाश को लखनऊ लाया गया और आखिरी रसूम उसका जो है, आखिरी रसूम अदा कर दी गई। रसूम ये रस्म की जमा है, जो हिंदू समाज में जो रीति रिवाज होता है उस हिसाब से, उस रीति रिवाज से उनका जो है आखिरी रस्म अदा कर दिया गया। चकबस्त फितरी शायर थे। चकबस्त क्या थे, फितरी शायर थे, चुनांचे उनको बचपन ही से शायरी का शौक़ था, यानी शुरू ही से, बचपन ही से वो शेर व शायरी में दिलचस्पी रखते थे। यही वजह है कि 9-10 साल की उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल कही। आपसे एक सवाल हो सकता है कि चकबस्त की पहली गज़ल चकबस्त ने कब कही, तो आप कहेंगे कि 9-10 साल की उम्र में चकबस्त ने पहली गज़ल कही। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मतलब 9-10 साल की उम्र में शेर व शायरी शुरू किया और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा ही नहीं, और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक शेर गोई में मसरूफ़ रहे। मतलब 9-10 साल की उम्र में जो शेर गोई शुरू किए थे, तो फिर आखिरी सांस तक वो शेर गोई में लगे रहे, मसरूफ़ रहे। ठीक है। असातिज़ा शोरा, एक सवाल हो गया भाई, असातिज़ा शोरा, शोरा ये शायर की जमा है, शोरा क्या है, शायर की जमा है, असातिज़ा ये उस्ताद की जमा है। असातिज़ा शोरा में चकबस्त जो है आतिश, गालिब और अनीस के शहदाई थे, यानी उसके पैरोकार थे, उसी के जो है मानने वाले थे। उनकी गज़लों में, किन की गज़लों में, उनकी से मुराद यहाँ चकबस्त की गज़लों में आतिश का रंग और मुसद्दस पर। अच्छा, मुसद्दस किसे कहा जाता है आपको मालूम है? मुसद्दस 6 बंद वाले अशार को मुसद्दस कहते हैं। अगर वहीं रहेगा मुखम्मस तो 5 बंद वाले अशार को मुखम्मस कहेंगे। वहीं अगर 3 बंद पर अशार है तो वहाँ मुसल्लस कहा जाएगा। इसी तरीके से 4 बंद पर अशार है तो उसको रुबाई कहा जाएगा। ठीक है। देखिए, मुसद्दस पर अनीस की तक़लीद का असर नुमाया है। शायरी के ख़यालात अगरचे उस्ताद के ख़याल से मुख्तलिफ है, यानी असातिज़ाए शोरा में ये जो आतिश, गालिब और अनीस हैं, उनके ख़यालात और इनके ख़यालात में अगरचे थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन तर्ज़ कलाम, यानी कलाम बातचीत का जो अंदाज़ है, सलासत ज़बान, बंदिश अल्फाज और हुस्न तराकीब में मज़कूरा असातिज़ा की तक़लीद नुमाया है। कहने का ख़ुलासा यह है कि असातिज़ा शोरा कि उन्होंने हर मुमकिन तक़लीद की। उनके जो है कलाम, बोलने का अंदाज़ और जो है लिखने का, पढ़ने का जो अंदाज़ व बयां है, वो असातिज़ा किराम से उन्होंने हासिल की और उसी की पैरवी करते रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि देखा, चकबस्त की पूरी हयात व खिदमत पर जो है रोशनी डाली गई। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको चकबस्त से जुड़े, यानी चकबस्त पंडित बड़ज नारायण से जुड़े जो है MCQ में इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।